चलें सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्वार्टरली अकाउंट्स। सर क्वार्टरली अकाउंट्स क्या होते हैं? जैसे ईयरली अकाउंट्स होते हैं, साल में 12 महीने में बनाने होते हैं। जैसे ईयरली अकाउंट्स, ईयरली क्वार्टरली अकाउंट मतलब क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वैसे ही ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है ना। जैसे कि ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप किस हिसाब से बनाते हो? लेट सपोज कंपनी का ईयर एंड है सर जून 30, तो जून 30 ईयर एंड है, जून 30 2011। तो कंपनी अगर ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी तो कब से बनाएगी? जून 30 2011 के। सर ये बनाएगी जुलाई 1 2010 से लेके जून 30 2011 तक। ठीक है। उसी तरीके से क्वार्टरली अकाउंट्स का क्या हिसाब किताब होता है? अब देखो यहाँ पे ना कंपनी ने, इसी एग्जांपल को साथ लेके चलते हैं। यहाँ पे कंपनी ने ना 12 महीने के अकाउंट्स बना दिए। इसके बाद 12 महीने के बाद कंपनी को क्या करनी पड़ेगी? सर ये बारह महीने गुजर गए, जून 30 2011 हो गए। अब होगा क्या? एक प्रोसेस चल रहा है। ये यहाँ पे जून 30, ये सर यहाँ पे ना ये एक पीरियड है। एक इसी एग्जाम्पल को साथ लेके चल रहा हूँ मैं। ये सर है आपका जुलाई 1, ये है सर आपका 1 जुलाई 2010। और सर ये ईयर एंड हो गया आपका कब? सर ये हो गया 30 जून 2011। सही है। अब इसके इन 12 महीनों के जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे, 12 महीनों के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे, इनको बोला जाएगा ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। इसके अंदर क्या क्या होता है? इसके अंदर क्या क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर? बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, सर उसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, उसके अलावा सर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एंड नोट्स टू अकाउंट। सही है। ये होते हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। ये हमने ईयरली बना लिए, ये हमने ईयरली बना लिया। अब ईयरली बनाने के लिए प्रोसेस क्या होता है, जो कि पूरा हम पढ़ के आए? सर यहाँ हम करेंगे एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग की लेट सपोज हमारी डेट हमने रख दी है कोई सर 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर 2011। इस एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर हम करेंगे क्या? सर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करेंगे। हमारी ये लिस्टेड कंपनी, ये हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करेंगे। सर इस टाइम पीरियड में हमें क्या करना है? सर इस टाइम पीरियड में हमें ऑडिट करवाना है। ऑडिट करवा के ऑडिट रिपोर्ट लेनी है। उसके बाद सर डायरेक्टर रिपोर्ट लेनी है, डायरेक्टर रिपोर्ट बनानी है। ठीक है ना। सर उसके बाद हमने क्या करना है? लिस्टेड कंपनी है तो चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट बनानी है। चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट बन के उसके बाद क्या होगा सर? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ये ऑडिट रिपोर्ट, डायरेक्टर रिपोर्ट, चेयरमैन रिपोर्ट, ये हर मेंबर को 21 दिन पहले, 1 अक्टूबर से 21 दिन पहले हर मेंबर को नोटिस के साथ हम सेंड करेंगे। उसके बाद क्या होगा? ये मैं ईयरली अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ। उसके जैसे हम नोटिस के साथ सेंड करेंगे, उससे पहले हम क्या करेंगे? इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अथेंटिकेट करेंगे। अथेंटिकेट करने का क्या हिसाब किताब होता है? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे, यहाँ पे एक चीफ एग्जीक्यूटिव करेगा सर, यहाँ पे एक सीएफओ करेगा, यहाँ पे एटलीस्ट एक डायरेक्टर करेगा, साइन करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे सीईओ। ठीक है ना। उसी तरीके से ऑडिट रिपोर्ट पे ऑडिटर साइन करेगा, डायरेक्टर रिपोर्ट पे एक चेयरमैन सर एक डायरेक्टर करेगा, एक चीफ एग्जीक्यूटिव करेगा, चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट पे चेयरमैन खुद से कर रहा होता है या 2 डायरेक्टर कर रहे होते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या होगा सर? ये 21 दिन पहले मेंबर्स को सेंड किया जाता है। 21 दिन 1 अक्टूबर से पहले, एजीएम की डेट से 21 दिन पहले मेंबर्स को इन सब की एक एक कॉपी, और इसकी भी एक कॉपी मेंबर को सेंड की जाती है। उसकी उसी के साथ जैसे मेंबर को सेंड की जाती हैं, उसी के साथ हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को 3 कॉपी सेंड करते हैं। हम सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 3 कॉपी सेंड करते हैं। ठीक है ना सर। अब और 3 कॉपी हम रजिस्ट्रार को सेंड करते हैं। फिर क्या होता है? एनुअल जनरल मीटिंग हो जाती है। एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर ये अकाउंट्स हमारे क्या हो जाते हैं सर? अप्रूव।
मेंबर हमारे ये अकाउंट्स क्या करते हैं, अप्रूव करते हैं। जैसे मेंबर हमारे अप्रूव कर लेते हैं तो सर लिस्टेड कंपनी होती है हमारी। अब ये अप्रूव अकाउंट की हमें क्या है, फाइलिंग रिक्वायरमेंट है। तो फाइलिंग रिक्वायरमेंट के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, सर ये जो अप्रूव अकाउंट है इनकी 3 कॉपीज हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हम सेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। और हम वेबसाइट पे अपनी पे अपलोड कर लेते हैं। अब सर ये तो हिसाब किताब यहाँ पे हो गया हमारा ईयरली अकाउंट्स का। अब जब ईयरली अकाउंट से बात आगे बढ़ती है, अब देखो जैसे ही यहाँ ईयर एंड हुआ, जैसे ही यहाँ ईयर एंड हुआ, यहाँ पे एक नया साल शुरू हो गया। नया साल कौन सा शुरू हो गया सर, 1 जुलाई 2011। 1 जुलाई 2011। सर ये कब खत्म हो रहा होगा, सर ये मेरा यहाँ पे खत्म हो रहा होगा। इसका कौन सा ईयर एंड होगा सर, सर ये होगा 30 जून 2000। सर ये यहाँ पे खत्म हो रहा होगा, यहाँ पे ईयरली। अब देखो ये यहाँ पे खत्म हो रहा है, इसको ना मैं नीचे लेके जाता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे 1 जुलाई 2011 और सर ये 30 जून 2012, ठीक है। अब ये 12 महीनों का तो चल रहा है। अब 12 महीनों का फिर ये यहाँ पे एनुअल जनरल मीटिंग होगी, वही हिसाब किताब होगा। लेकिन लॉ को कहा, सर ये याद रखना, ये मैं किसका एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ लिस्टेड कंपनी का। ये लिस्टेड कंपनी का, तो लॉ ने बोला हर वो लिस्टेड कंपनी, हर वो लिस्टेड कंपनी वो क्या करेगी सर, क्वार्टरली अकाउंट्स भी हमें बना के सेंड करेगी। क्वार्टरली अकाउंट्स मतलब साल में कितने क्वार्टर आते हैं सर, 4 क्वार्टर होते हैं सर। जैसे कि पहला क्वार्टर यहाँ पे आ रहा है, जुलाई से लेके पहला क्वार्टर कब एंड हो रहा होगा सर, सितंबर के महीने में, सितंबर 2011। सही है, सितंबर 2011 में पहला क्वार्टर आ गया। उसके बाद सर हम दूसरा क्वार्टर कब आ रहा है सर, हमारा दूसरा क्वार्टर, लेट सपोज सर हमारा दूसरा क्वार्टर आ रहा है सर दिसंबर के महीने में, ठीक है, दिसंबर 2011। उसके बाद सर हमारा तीसरा क्वार्टर कब आ रहा है सर, यहाँ पे मार्च के महीने में, मार्च 2012। सही है। और सर ये तो हमारा यहाँ पे ईयर एंड आ गया, यहाँ पे हमारा ईयर एंड आ गया। लॉ ने बोला कि हर लिस्टेड कंपनी, लॉ ने बोला हर लिस्टेड कंपनी हमें क्या करेगी, हमें क्या करेगी, क्वार्टरली अकाउंट्स बना के देगी। क्वार्टरली मतलब 3 महीने के अकाउंट्स, 3 महीने की पोजीशन, मतलब 1 जुलाई से लेके अल्लाह आपका भला करे सर सितंबर 2011 तक के अकाउंट्स बना के देगी। फिर क्या होगा सर, ये कितने दिन में जमा करवाने, कितने दिन में जमा करवाने सर, क्वार्टर की एंड डेट क्या है सर, क्वार्टर की एंड डेट है 30 सितंबर। तो हर क्वार्टर में सर, हर क्वार्टर से 30 दिन के अंदर जमा करवाना है, विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज। सर पहले क्वार्टर के अंदर विद इन 30 डेज मतलब कब, कब सर, सर कब जमा करवाना है 30 डेज का अगर हिसाब किताब रखूं तो सर 30 अक्टूबर तक, 30 अक्टूबर 2011 तक इस कंपनी ने फर्स्ट क्वार्टर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 3 महीने के अंदर कितनी सेल हुई, 3 महीने के कितने एसेट्स हैं, 3 महीने के अंदर कितनी परचेज हुई, वो सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर 3 महीने के अंदर कितना कैशड बैंक है, 3 महीने के अंदर कितना प्रॉफिट हुआ, कितने एक्सपेंस हुए, वो सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट 30 दिन के अंदर अथेंटिकेट करके जमा करवाना है। लिस्टेड कंपनी के लिए अथेंटिकेट करना किसकी जिम्मेदारी, किसकी जिम्मेदारी लिस्टेड कंपनी के अंदर अथेंटिकेट करना सर, चीफ एग्जीक्यूटिव की, सर सीएफओ की, और एक एटलीस्ट 1 डायरेक्टर। तो अथेंटिकेट करके हमें जमा करवाने हैं सर। अब दूसरी बात सर, क्या यहाँ पे अगर हम जमा ना करवा सकें, क्या यहाँ पे हम जमा ना करवा सकें, हमसे लेट हो जाए तो क्या हमें एक्सटेंशन मिलेगी सर? अब बात यह है कि लॉ ने बोला एक्सटेंशन सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर में मिलेगी, सेकेंड क्वार्टर में नहीं मिलेगी, थर्ड क्वार्टर में नहीं मिलेगी, सेकेंड क्वार्टर में नहीं मिलेगी, थर्ड क्वार्टर में नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर में मिल सकती है। मैं दोबारा रिपीट करूं सर, अगर मैं 30 सितंबर, 1 जुलाई से लेके 30 सितंबर 2011 तक के अकाउंट्स मुझे जमा करवाने हैं 30 दिन में, इट मींस 30 अक्टूबर 2011। सर अगर मैं 30 दिन के अंदर 30 दिन के अंदर जमा ना करवा सका तो क्या मुझे सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक्सटेंशन देगा सर? इस पे लॉ ने बोला, इस पे लॉ ने बोला, अब देखो अब तसल्ली से सुनना सर, इस पे लॉ ने बोला देखो, अब अगर मैं
ये ऊपर वाले सीन में चलूं सर, लॉ ने बोला अगर तुम लास्ट ईयर के 12 महीने के अकाउंट्स, मतलब यहां से लेके यहां तक के अकाउंट्स, इन दोनों पिक्चर्स को कंपेयर करना, ऊपर वाली को भी नीचे वाली को भी, ऊपर वाली को भी नीचे वाली, ऊपर वाली मतलब ये वाली, नीचे वाली मतलब ये वाली। ये जो 1 जुलाई 2011 है ये यहाँ पे, ठीक है ना। लॉ ने बोला अब देखो यहाँ पे क्वार्टरली काम हो रहा होगा ना, यहाँ पे क्वार्टरली काम हो रहा होगा, तो ये क्वार्टरली अकाउंट तो तुम जब बनाओगे ना, जब तुम ये वाले अकाउंट्स बना लो, जब तुम ये वाले अकाउंट्स बना लो, जब लास्ट ईयर के ये यहाँ से लेके ये सर यहाँ से लेके 1 जुलाई 2010 से लेके जून 30 2011 तक के अकाउंट्स बना लो। सबसे पहले तो ये होंगे ना, जून 30 2011 के 12 महीने के अकाउंट्स बना लो। उसकी एजीएम भी कहाँ पे हो रही होगी? अब देखो ये 30 अक्टूबर 2011 यहाँ पे, एजीएम हमने यहाँ पे कब की थी सर? 1 अक्टूबर को। तो मतलब मैंने यहाँ पे एजीएम की होगी, मतलब मैंने यहाँ पे एजीएम की होगी, ठीक है ना। उसके बाद एजीएम करने के बाद एकदम से मैंने क्या किया होगा, ये वाले अकाउंट्स बनाए होंगे, ये वाले अकाउंट्स बनाए होंगे, तो सर फिर ये मैंने 30 दिन के अंदर जमा भी करवा दिए होंगे। लॉ ने बोला अगर तुम ये 12 महीने के अकाउंट्स, ये 12 महीने के अकाउंट्स, अगर तुम ये 12 महीने के अकाउंट्स टाइम पे नहीं बना सके, इनका टाइम क्या होता है सर? सर विद इन 4 मंथ फ्रॉम क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड आपने क्या करना होता है, इनको जमा करवा देना होता है। विद इन 4 मंथ्स ऑफ क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड, विद इन 4 मंथ्स ऑफ क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड आपने एनुअल जनरल मीटिंग में उसको क्या करना होता है, जमा करवा देना होता है। लेट सपोज आप विद इन 4 मंथ ऑफ क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड आप एजीएम नहीं कर सके, जो कि क्या होती है 28 अक्टूबर 2011 तक आप अपने सर ये 12 महीने के अकाउंट्स आप नहीं जमा कर सके, आप नहीं जमा कर सके, कोई भी वजह हो गई, तो सर जब मैं एजीएम टाइम पे ना कर सकूं तो सर मुझे कितने दिन की एक्सटेंशन मिल सकती है? लिस्टेड कंपनी अप्लाई करेगी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और उनको मैक्सिमम अप टू 30 डेज एक्सटेंशन मिल सकती है। लेट सपोज सर आपको यहाँ पे आप जो है अगर आपने एजीएम में टाइम पे अकाउंट जमा नहीं करवा सके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जमा नहीं करवा सके, डायरेक्ट रिपोर्ट जमा नहीं करवा सके, तो सर आपने एक्सटेंशन अगर ले ली, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आपने एप्लीकेशन लिख के अगर एक्सटेंशन ले ली, ठीक है ना, तो सर अल्टीमेटली अब देखो 28 अक्टूबर तक आप नहीं कर सके, 30 दिन की एक्सटेंशन मिल गई, तो ये कितने दिन हो गए सर? सर ये हो गए 27 नवंबर 27 नवंबर 2011। सबसे पहला मेरा काम क्या है? सबसे पहला मेरा काम ये वाले अकाउंट्स ये बनाना। जब ये बन जाएंगे तो उसके बाद ये बनाऊंगा ना, जब ये बन जाएंगे तो उसके बाद ये वाले बनाऊंगा ना, जब ये ही नहीं बनेंगे तो उसके बाद कैसे बनाऊंगा? तो अब देखो ये प्रेजेंट करने का टाइम, ये वाले अकाउंट्स प्रेजेंट करने का टाइम कहां तक था? यहाँ तक प्रेजेंट नहीं कर सका, तो सर अल्टीमेटली अब मैं यहां तक प्रेजेंट करने होंगे। जब मैं यहाँ पे प्रेजेंट करूंगा तो मतलब ये वाली डेडलाइन भी मेरी गुजर गई, ये वाली डेडलाइन भी मेरी निकल गई। तो लॉ ने बोला अगर फर्स्ट क्वार्टर में, सवाल क्या था मेरा? सवाल क्या था मेरा? अगर फर्स्ट क्वार्टर में मैं 30 अक्टूबर तक, मतलब 1 जुलाई 2011 से लेके 30 सितंबर 2011 के 3 महीने के अकाउंट्स, 3 महीने के अकाउंट मुझे जमा करवाने 30 अक्टूबर 2011 तक। सर अगर मैं यहाँ तक जमा ना करवा सका तो क्या मुझे एक्सटेंशन मिलेगी? तो लॉ ने बोला अगर तुम्हें एनुअल जनरल मीटिंग में एक्सटेंशन ली थी, अगर तुमने एनुअल जनरल मीटिंग में एक्सटेंशन ली थी, इसका मतलब ये 27 नवंबर 2012 तक अगर तुमने 30 दिन की एक्सटेंशन ली थी, तो इन डेट केस ये ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाएगी, ये ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाएगी। कितने दिन आगे बढ़ जाएगी? 30 दिन, मैक्सिमम 30 डेज, मैक्सिमम 30 डेज तक बढ़ जाएगी। अब वो कितनी उनकी मर्जी है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कि आपको कितने की देती है, आपको कितने की एक्सटेंशन वो प्रोवाइड करती है। मैक्सिमम 30 डेज की आपको जो है ना वो एक्सटेंशन दे सकती है। कब मिलेगी? जब मिलेगी सर, जब मिलेगी जब मैं ये वाले अकाउंट्स टाइम पे जमा ना करवा सका, एनुअल जनरल मीटिंग में टाइम पे ना कर सका, तो अल्टीमेटली मुझे इन अकाउंट्स के लिए एनुअल जनरल मीटिंग की एक्सटेंशन लेनी पड़ेगी। अगर एक्सटेंशन लूंगा तो सर, अगर एक्सटेंशन लूंगा तो यहाँ पे जो क्वार्टरली अकाउंट जमा करवाने यहाँ से लेके यहाँ तक 1 जुलाई
2011 से लेके 30 सितंबर 2011 तक, वो कब तक जमा करवाने थे? 1 अक्टूबर तक। अब एजीएम ही नहीं हो पाई, एनुअल जनरल मीटिंग नहीं हो पाई, ये ही नहीं हो पाया, ठीक है ना, तो सर फिर ये कहां से हो सकेगा? जब ये ही नहीं हो पाया तो ये कहां से हो सकेगा? ठीक है ना। तो सर इन डेढ़ केस, पहले तो मुझे 12 महीनों के अकाउंट बनाने ना, पहले तो मुझे, मैं दोबारा समझा दूं आपको, पहले तो मुझे ये वाले अकाउंट्स बनाने, जुलाई 1 2011, जून 30, पहले तो मुझे ईयर एंड के अकाउंट्स बनाने, जून 30 2012, पहले तो मुझे सर ये अकाउंट्स बनाने, 12 मंथ्स के अकाउंट बनाने, सॉरी 12 मंथ्स के अकाउंट बनाने मुझे, ईयरली अकाउंट बनाने मुझे। ये कहां तक प्रेजेंट करने हैं सर? ये आपने यहां तक प्रेजेंट करने, ठीक है ना, 28 अक्टूबर तक। लेट सपोज सर मैं 28 अक्टूबर तक नहीं कर सका, अब सर तो फिर क्या होगा? आपने एक्सटेंशन लेनी पड़ेगी, एक्सटेंशन लेनी पड़ेगी, तो सर ये अल्टीमेटली डेट कितनी हो जाती है? जितनी आपको एक्सटेंशन मिले, मैक्सिमम कब तक मिलेगी? 30 दिन की, 27 नवंबर तक आपको मिलेगी, ठीक है ना, 27 नवंबर तक आपको मिलेगी। ये मैंने कैसे निकाला है? 120 डेज फ्रॉम क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, उसी हिसाब से 128 या 120 डेज, इसी तरीके से हिसाब किताब है कोई, ठीक है। तो सर अब सीन ये है, अब सीन ये है कि 27 नवंबर तक ये हिसाब किताब हो गया। अब सर मेरा अगला साल तो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है ना, 1 जुलाई 2012, इसके क्वार्टरली अकाउंट्स की ये यहाँ पे 30 सितंबर पूरा हो गया, 30 सितंबर 2012। अब मुझे इनके भी अकाउंट्स बनाने, फाइनेंशियल बनाने, लेकिन इसकी डेट क्या है? इसकी डेट है सर यहाँ तक, लॉ ने बोला 30 दिन फ्रॉम 30 सितंबर, तो मतलब 30 अक्टूबर तक। अब मैं यही काम नहीं कर सका तो ये कहां से करूंगा? ये कहां से करूंगा? इन दैट केस लॉ ने बोला, अगर तुम्हारी एनुअल जनरल मीटिंग, अगर तुम्हारी एनुअल जनरल मीटिंग जिसके अंदर ये वाले अकाउंट्स होने वाले थे, अगर उसके अंदर तुमने एक्सटेंशन ले ली, तो तुम पहले क्वार्टर के लिए भी 30 दिन की एक्सटेंशन ले सकते हो। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, अगर एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर, अगर एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर, अगर एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर तुम ये 12 महीने के अकाउंट्स टाइम पे पूरे नहीं कर सके, जिसकी वजह से तुम्हें एक्सटेंशन लेनी पड़ी, तो अल्टीमेटली तुम्हें पहले क्वार्टर के लिए भी 30 दिन की एक्सटेंशन मिल सकती है, लेकिन उसके बाद सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर के लिए एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। पहले क्वार्टर में भी एक्सटेंशन जब मिलेगी, जब अगर तुम ये पहली वाली एजीएम इसके अंदर तुम टाइम पे अकाउंट्स प्रेजेंट नहीं कर सके थे और उसकी वजह से तुम्हें एक्सटेंशन लेनी पड़ी थी। अगर नहीं लेनी पड़ी थी, अगर नहीं लेनी पड़ी थी, अगर एक्सटेंशन की जरूरत नहीं पड़ी थी, टाइम पे तुमने काम कर लिया था, तो तुम्हें पहले क्वार्टर के अंदर भी एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन अगर तुमने एजीएम टाइम पे नहीं की थी, जिसकी वजह से एजीएम की एक्सटेंशन लेनी पड़ी थी, तो जिस उसी की वजह से सर तुम्हें पहले क्वार्टर के अंदर भी 30 दिन की एक्सटेंशन मिल सकती है। लाइकवाइज क्या होगा फिर? अब यहाँ पे आ जाते हैं, तो कंपनी के ऊपर रिक्वायरमेंट है कि लेट सपोज 1 जुलाई 2011 से लेके 30 जून 2012, ठीक है। तो ये 30 सितंबर, सर ये 31 दिसंबर, ये मार्च 2012। अब ये 3 महीने के अकाउंट्स बनाने, 30 तारीख के तक, 30 दिन के अंदर ये 3 महीने के अकाउंट बनाने। अगर नहीं बन सके तो एक्सटेंशन मिल सकती है। जब मिलेगी? जब अगर तुमने ये वाले अकाउंट्स बनाने में, अगर तुमने ये वाले अकाउंट्स बनाने में सर टाइम लगा दिया था, एनुअल जनरल मीटिंग टाइम पे नहीं कर सके थे। एनुअल जनरल मीटिंग के लिए, इन शॉर्ट वर्ड्स, आसान भाषा में, अगर इन अकाउंट्स के लिए तुमने एनुअल जनरल मीटिंग में एक्सटेंशन ली थी, तो सर यहाँ पे भी तुम्हें एक्सटेंशन मिल सकती है 30 दिन की। सर उसके बाद क्या होगा? 1 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर, तो सर लॉ ने बोला अब जो ये सेकंड क्वार्टर होगा ना, ये कौन सा है? सेकंड क्वार्टर, इसको हम ट्रीट करेंगे हाफ ईयरली, इसको हम ट्रीट करेंगे हाफ ईयरली। इसके अंदर आपने 6 महीने की सेल भी दिखानी है, 6 मंथ्स के। यहाँ पे आप क्या करते हैं? यहाँ पे 3 महीने का सब कुछ दिखाते हैं, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक जैसे सेकंड क्वार्टर आ जाएगा, तो यहाँ पे हाफ ईयरली हिसाब दिखाओगे। 6 मंथ की सेल भी दिखानी है
और सर 3 मंथ की सेल भी दिखानी है, 6 मंथ की सेल भी दिखानी है, 3 मंथ की सेल। सर से ये क्या बात थी सर, आपने यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी सेल हुई वो भी दिखानी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो सेल हुई वो भी दिखानी है। अल्टीमेटली ये सेल और ये सेल टोटल करोगे तो 6 मंथ की बन जाएगी, ये सेल और ये सेल जब टोटल करोगे तो 6 मंथ की बन जाएगी। अगर सिर्फ ये दिखाओगे तो 3 मंथ की बन जाएगी। तो आपने हाफ ईयरली भी दिखाना है, 6 जिसके अंदर हाफ ईयरली सेल, हाफ 3 मंथ की क्वार्टर की सेल। और सर पर जो यहाँ पे बैलेंस शीट बनेगी, ये तो हो गया पीएनएल, वो 6 मंथ की बनेगी, वो 6 मंथ की बैलेंस शीट बन रही होगी। ठीक है, क्यूमुलेटिव, बिल्कुल क्यूमुलेटिव। आपने अच्छा, आप सर इंटरनेट पे सर्च करेंगे हाफ ईयरली अकाउंट तो आपको पता चल जाएगा। फिर क्या होगा सर, क्या इसके लिए कितना टाइम पीरियड होगा हाफ ईयरली बनाने के लिए? सर लॉ ने बोला हाफ ईयरली बनाने के लिए आपके पास जो टाइम पीरियड होगा वो 60 डेज होगा। फर्स्ट क्वार्टर के लिए कितना टाइम था सर? 30 डेज था। सेकंड क्वार्टर के लिए कितना टाइम था? होगा 60 डेज था। क्यों क्यों सर इतना ज्यादा क्यों टाइम होगा? क्योंकि सर आप 6 मंथ की भी पोजीशन बना रहे हो, 3 मंथ की भी साथ में बना रहे हो। दूसरी चीज, जब भी हाफ ईयर अकाउंट्स होंगे, इस वजह से ज्यादा टाइम दिया गया, तब आप क्या करवाओगे, जो आपका ऑडिटर होगा ना उससे रिव्यू करवाओगे, उससे चेक करवाओगे। तो ऑडिटर बदले में आपको क्या देगा? रिव्यू रिपोर्ट देगा। आप अपने हाफ ईयरली अकाउंट, फर्स्ट क्वार्टर वाले अकाउंट्स मैंने अपने ऑडिटर से चेक नहीं करवाए सर। ये जो हाफ ईयरली फर्स्ट ऑडिटर वाले अकाउंट्स मैंने अपने ऑडिटर से चेक नहीं करवाए, लेकिन ये जो हाफ ईयरली अकाउंट्स है ये मैंने ऑडिटर से रिव्यू करवाऊंगा मैं। और विद इन 60 डेज, मतलब 31 दिसंबर से 60 दिन तक मुझे क्या करने हैं? ये जमा करवाने। जमा करवाते मैं क्या करूंगा सर? जमा करवाते हुए मैं सीईओ से साइन करवाऊंगा, सीएफओ से साइन करवाऊंगा सर, एक डायरेक्टर से साइन करवाऊंगा। उसके बाद क्या होगा सर? ये जैसे हो गया, फिर 31 दिसंबर से लेके, मतलब 1 जनवरी से लेके मार्च 31 2012 तक फिर मुझे ये 3 महीने के अकाउंट बनाने। यहाँ तक 3 महीने के बनाऊंगा, अब 9 महीने के नहीं बनाऊंगा, अब 9 महीने के नहीं बनाऊंगा। सिर्फ और सिर्फ थर्ड क्वार्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के अकाउंट बनेंगे। 1 दिसंबर से लेके 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक 3 महीने के अकाउंट्स बनाऊंगा, जिसके अंदर 3 महीने की सेल दिखाऊंगा, 3 महीने के परचेजेस, 3 महीने का प्रॉफिट, 3 महीने की बैलेंस शीट, सब कुछ वो दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है ना सर? क्या इनको ऑडिटर से चेक करवाने की जरूरत है, रिव्यू करवाने की जरूरत है? नहीं, नहीं है जरूरत। फिर क्या करूंगा? फिर उनको ऑथेंटिकेट करूंगा, डायरेक्टर से साइन, सीईओ से साइन, सीएफओ से साइन, और मैं जमा करवा दूंगा सर। उसके बाद क्या यहाँ पे बनाने अकाउंट्स? नहीं सर, यहाँ पे नहीं बनाने, यहाँ पे क्वार्टरली अकाउंट्स नहीं बनाने आपने। ठीक है ना? यहाँ पे डायरेक्ट साल के अकाउंट्स बनेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट साल के ईयरली अकाउंट बनेंगे। फिर यहाँ पे एजीएम होगी, फिर वो एजीएम के अंदर पेश किए जाएंगे। सर जब अकाउंट बन जाते हैं तो कहाँ पे हमें पब्लिश करने होते हैं? अच्छा अच्छा सर, ये जो थर्ड क्वार्टर है इसके लिए कितना टाइम होगा? इसके लिए कितना टाइम होगा? ये थर्ड क्वार्टर यहाँ पे खत्म हो रहा है सर, इसके लिए भी आपके पास 30 दिन होंगे। हाफ ईयरली के 60 दिन, क्वार्टर के लिए 30 दिन। क्या सर इनके अंदर एक्सटेंशन मिलेगी? नहीं सर, नहीं मिलेगी। क्या इनके अंदर एक्सटेंशन मिलेगी? नहीं सर, नहीं मिलेगी। क्या इनके अंदर एक्सटेंशन मिलेगी? फर्स्ट क्वार्टर में क्या एक्सटेंशन मिलेगी? जी सर, मिल सकती है फर्स्ट क्वार्टर में एक्सटेंशन, अगर आपने एनुअल जनरल मीटिंग में एक्सटेंशन ली थी। अगर एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर एक्सटेंशन नहीं ली थी तो नहीं मिलेगी। क्या सेकंड क्वार्टर में एक्सटेंशन मिलेगी? नहीं, नहीं मिलेगी। कितने दिन के अंदर अकाउंट जमा करवाने? 60 दिन के अंदर। क्या थर्ड क्वार्टर के अंदर एक्सटेंशन मिलेगी? नहीं मिलेगी। कितने दिन के अंदर अकाउंट जमा करवाने? 30 दिन के अंदर। ये हिसाब किताब है सर। पहले क्वार्टर का ऑडिटर को चेक करवाना है? नहीं। सेकंड क्वार्टर का ऑडिटर को चेक करवाना है? हाँ, रिव्यू करवाना है। सेकंड क्वार्टर में क्यूमुलेटिव अकाउंट्स बनेंगे, मतलब 6 महीने की पोजीशन भी दिखानी होगी, 3 महीने की। थर्ड क्वार्टर के अंदर ऑडिटर को चेक करवाना है? नहीं। थर्ड क्वार्टर के अंदर सिर्फ 3 महीने के अकाउंट बनेंगे सर। कहाँ पे पब्लिश करने? सर आपने अपनी वेबसाइट पे, कंपनी की वेबसाइट पे पब्लिश करने। ठीक है ना? हर 3 महीने के अकाउंट्स। सर आपने सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को डिलीवर करने। सिक्योरिटीज एक्सचेंज मतलब जहां पे शेयर्स की सर परचेज और सेल की जाती है, तो सर वहां पे आपने देने। उसके साथ साथ आपने सर रजिस्ट्रार को भी सेंड करने। और उसके बाद सर जैसे आपके ऑथेंटिकेट हो जाएं, बन जाएं, उसके 30 दिन के अंदर आपने इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब ईमेल कर देने हैं। इलेक्ट्रॉनिकली ईमेल कर देने हैं सर। किसको ईमेल कर देने? हमने सर, हमने ईमेल कर दे या डिस्पैच सर, ईमेल कर देने हमने। किसको ईमेल कर देने सर? इनको, इन तीनों को।
सर इन तीनों को हमने ईमेल कर देने इलेक्ट्रॉनिकली विद इन 30 डेज एंड 60 डेज। वेबसाइट पे मुझे जैसे बन जाएंगे वेबसाइट पे अपलोड करने, एससीसीपी को, सिक्योरिटी एक्सचेंज को, रजिस्ट्रार को इलेक्ट्रॉनिकली विद इन 30 डेज एंड 60 डेज। मतलब क्वार्टरली अकाउंट्स हैं तो 30 दिन के अंदर, हाफ ईयरली अकाउंट्स हैं तो 7 दिन के अंदर। सर ये 30 दिन कहाँ से कैलकुलेट होंगे? सर 30 सितंबर से 7 दिन। सर ये 60 दिन कहाँ से कंप्लीट कैलकुलेट होंगे? सर 31 दिसंबर से 60 दिन। सर ये 30 दिन कहाँ से कैलकुलेट होंगे? सर 31 मार्च से 30 दिन। तो क्वार्टर के हिसाब से हो, हाफ ईयरली पे 60 दिन, क्वार्टर पे 30 दिन। ठीक है, ये हिसाब किताब है। और सर अगर कोई मेंबर आपसे कॉपी मांगे, अगर कोई आपसे मेंबर कॉपी मांगे इसकी, मतलब क्वार्टरली अकाउंट की, तो आप फिजिकल हार्ड कॉपी मांगे तो फिजिकली उसको डिस्पैच कर दो, कोरियर करवा दो, टीसीएस कर दो मेंबर को। अगर वो आपसे मांगे तो दे देना, नहीं मांगे तो नहीं देना। अब सर अब आराम से तसल्ली से हम इनको रीड करेंगे और अगर कोई बात समझ में नहीं आएगी तो हम पूछेंगे। ठीक है, यहाँ से लेके सर अगर हम यहाँ तक रीड करेंगे ना, यहाँ तक रीड करेंगे तो हमारा ये सर क्वार्टरली अकाउंट्स पूरा हो जाएगा। ठीक है सर, यहाँ तक रीड कर लें, फिर मुझे बताएं अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो हम आगे बढ़े। ठीक है सर, अभी मैं आपको कवर करवाने जा रहा हूँ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। सर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो होता है जिसको हम डायरेक्टर एज ए अपॉइंट तो करते हैं, लेकिन वो सिर्फ मीटिंग के अंदर आ रहा होता है, वो फुल टाइम इन्वॉल्व नहीं होता, वो फुल टाइम जॉब नहीं करता। जो डायरेक्टर फुल टाइम जॉब ना करे, दूसरी चीज फुल टाइम जॉब नहीं करता और सिर्फ हमसे वो मीटिंग जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की होती है जब वो आता है, उसके अलावा वो हमारी कंपनी में नॉर्मली नहीं आता, कंपनी के अंदर नॉर्मली नहीं आता। सुबह 9 से शाम 6 तक वो होल टाइम नौकरी की तरह, जॉब की तरह काम नहीं करता। जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है तो जब वो आता है, और जब भी मीटिंग होती है तो मीटिंग फी लेता है, मंथली तनख्वाह नहीं देता। तो इस ऐसे डायरेक्टर को बोला जाता है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। सर इस डायरेक्टर को रखने का फिर क्या फायदा? सर असल में ऐसे जो डायरेक्टर्स होते हैं जो के होल टाइम डायरेक्टर नहीं होते हैं, जो आपके पास फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं होते, फुल टाइम जॉब नहीं करते हैं, सर वो दूसरी कंपनीज के अंदर भी डायरेक्टर्स होते हैं। आपकी कंपनी के अंदर तो डायरेक्टर होते हैं, सेम टाइम वो दूसरी कंपनीज के अंदर भी डायरेक्टर होते हैं। तो सर सिमिलर कंपनीज, सिमिलर टाइप ऑफ कंपनीज के अंदर डायरेक्टर होते हैं। तो ऐसे डायरेक्टर को रखने का क्या फायदा? सर ऐसे डायरेक्टर को रखने का ये फायदा होता है कि आपको ना दूसरी कंपनी क्या कर रही है, उनकी क्या पोजीशन है, तो सर उनके एक्सपीरियंस से, उनके नॉलेज से कंपनी जो है ना फायदा उठा सकती है। तो सर वो दूसरी कंपनीज के अंदर क्या हो रहा है, उनका व्यू पॉइंट हमें यहाँ पे बता के सर हम उनके आइडिया से मदद लेके अपनी कंपनी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये हिसाब किताब होता है। एक होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो कि फुल टाइम एम्प्लॉय होता है, जो कि रेम्यूनरेशन भी ले रहा होता है, और वो किसी कंपनी के अंदर डायरेक्टर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपनी के अंदर होता है। एक होता है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो कि सर फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं होता, फुल टाइम नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ जब डायरेक्टर की मीटिंग होती है जब आता है, वरना नहीं आता है। वो सिर्फ और सिर्फ मीटिंग फी लेता है, मंथ की सैलरी नहीं लेता। जब मीटिंग होगी जब फी लेगा सर, वरना पैसे लेगा, वरना नहीं लेगा। और सर वो एक ही वक्त में दूसरी कंपनीज के भी डायरेक्टर होता है। तो सर इसको रखने का फायदा ये होता है वो दूसरी कंपनीज के एक्सपीरियंस शेयर कर रहा होता है हमसे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सर दूसरी चीज कि अब यहाँ पे अब देखो एक ही डायरेक्टर हमारे पास भी डायरेक्टर है, और किसी अगर दूसरी कंपनी के अंदर भी डायरेक्टर होगा तो हम दोनों कंपनी आपस में क्या बन जाएंगी, हम दोनों आपस में कंपनीज क्या बन जाएंगी सर, एसोसिएटेड कंपनीज। सर एसोसिएटेड कंपनीज क्यों बन जाएंगी? ड्यू टू कॉमन डायरेक्टरशिप, ड्यू टू कॉमन डायरेक्टरशिप। ठीक है ना, तो ये हिसाब किताब है सर। अगर हम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की डेफिनेशन को पढ़ लेंगे तो ये हमारा सवाल हो जाएगा, और बिल्कुल आसान सा सवाल है, और इसमें से ना ये पेपर के अंदर आ सकता है 4 नंबर का, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। ठीक है।